तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कृष्णा क्लासेस में। पिछली वीडियो आप सभी ने देख ली होगी, कैसी लगी सभी कमेंट में बताएं। और अभी तक फ़िलहाल मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है उसको लेके पर्सनली। तो आज मैंने कुछ और नया अपडेट किया है, देखते हैं ये कैसा लगता है आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? आप सभी को जैसा कि पता है कि भाई डीएनए कहाँ स्थित होता है? नाभिक में, ठीक है, न्यूक्लियस में। लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को आप समझिएगा। नाभिक के अलावा मतलब कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका आंसर आप सभी को सोच समझ के देना चाहिए कि भाई नाभिक में तो डीएनए होता है, लेकिन नाभिक के अलावा और कहाँ डीएनए होता है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर है नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। ये आप सभी लोग याद करेंगे। तो क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए होता है? आंसर होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए इस पर हम विस्तार में देखते हैं। ये है मैंने नया ऐड कर रखा है आप सभी के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें बता दिया गया है साफ साफ भाई माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लॉक। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लॉक। क्योंकि हरित लॉक जंतु कोशिका में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया था और हरित लॉक ऑप्शन में भी नहीं था। लेकिन अगर हरित लॉक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ऑप्शन में हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन दोनों एक साथ हो कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लॉक, तो दोनों में ही आपको आंसर लगाना है। आपका ऑप्शन आ जाता है एक में माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरे में आपका ऑप्शन आ जाता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया ए, बी आपका आ गया क्या? हरित लॉक मतलब क्लोरोप्लास्ट, सी आ गया ए व बी दोनों। तो आपका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है, तो चलिए ये इसका डिस्क्रिप्शन आप इसका क्या ले सकते हैं। जैसा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसीसी क्रिक ने। एक क्वेश्चन ये भी आपके पास हो गया। डीएनए द्विकुंडी संरचना किसने दी? जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसीसी क्रिक ने। ठीक है, ये भी आपको। और डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने। कब की थी? 1869 में। तो ये आपको क्या मिल गया, और इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। कौन बदलता है सौर ऊर्जा एटीपी में? तो ये आप सोचिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या है इसका आंसर? क्लोरोप्लास्ट। जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, उसको एटीपी में कौन बदलता है? एटीपी में बदलता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदल जाती है। क्लोरोप्लास्ट एक क्या है? पादप कोशिकांग है, जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक क्या होता है? इसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। तो कभी भी क्वेश्चन पाया जाएगा भाई क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, हरित लॉक में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया गया? क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन युक्त जटिल संरचना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब कुछ कथन है तो उसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला हम पढ़ते हैं, प्रयास लघुत्तम सजीवी कोशिकाएं है। ठीक है, प्रयास। ये दूसरा हो गया, माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। बिल्कुल गलत। ठीक है, ये कथन क्या नहीं है? सही नहीं है।
और ये कथन भी सही नहीं है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ये क्या है? बिल्कुल सही। जो विषाणु होते हैं वो किसके बने होते हैं? तंतु आरएनए अणु से। ठीक है, और क्योंकि आपको पता चल चुका है भाई कौन सा कथन सही है, ये कथन आपका सही हो चुका है। इसका आंसर क्या हो गया? सी। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ते हैं। पादप विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं जो कि सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? जो पादप विषाणु होते हैं वो किसके अंदर वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं? पोषी कोशिकाओं के अंदर। केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएस या एक वलय होता है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। अन्य प्रश्नगत कथन सही नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? एकदम बिल्कुल डिटेल में आपको कहा गया है कि भाई ये कथन इसका तीसरा सही है, अन्य कथन सही नहीं है। जो हमारे ये मित्र है जिन्होंने ये तैयार कर रखा है, बहुत ही अच्छे से तैयार कर रखा है पीडीएफ को, और मैं आपके सामने इस पीडीएफ को याद करके बता रहा हूँ। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं भाई? ये बिल्कुल आप हमेशा की तरह इसका आंसर आप सभी को पता है। कितना है? 46 गुणसूत्र या फिर 23 जोड़े। कितने हो गए? 23 जोड़े। ठीक है, क्रोमोसोम जिसमें से कैसा होगा? 22 तो क्या होते हैं? एक क्रोमोसोम। ठीक है, और 23वां क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए जिसको ऑटोसोम्स भी बोलते हैं। 22 क्या हो गए? ऑटोसोम्स, प्लस एक जोड़ा हो गया सेक्स क्रोमोसोम का, तो कितने हो गए? 23 जोड़े, मतलब 46। इसका आंसर क्या हो गया? 46। चलिए नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। मनुष्य एक लिंगी है जिसमें कि क्या पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है भाई, एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो क्या हो जाता है? मेल, और एक्स एक्स मिल गया तो फीमेल। एक्स एक्स मादा और एक्स वाई क्या हो गया? नर। ठीक है, और 22 क्या होते हैं? 22 जोड़े मतलब क्या होते हैं? 22 जोड़े क्या हो गए? तो 22 जोड़े हो गए ऑटोसोम्स। क्या बोलेंगे उसको? ऑटोसोम्स। चलिए अगले प्रश्न पर। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। भाई जो जीव होते हैं उनमें विविधता का क्या कारण है? ये आपको आंसर देना है। चलिए इसका पहला है अनुकूलन, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उत्परिवर्तन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन, सी। सॉरी, उत्परिवर्तन बी में है। क्या इसका आंसर? बी है इसका आंसर, उत्परिवर्तन। ठीक है, विविधता का कारण क्या हो गया? बी, उत्परिवर्तन। जीवों में जब उत्परिवर्तन होता है, उसके जीन में परिवर्तन आता है। किसके जीन में? कोशिका के जीन में। जीव के जीन में जब परिवर्तन आता है तो उससे क्या हो जाता है? पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मेंडल ने आपको बताया ही है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है? पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये किसके कारण आता है? उत्परिवर्तन के कारण आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। चलिए ये लिखा भी है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। नव डार्विनवाद भी दिया गया है। जीवों में साधारण परिवर्तन के उपरांत बनते हैं विभिन्न बाल बढ़े जाते हैं। तो ये आपका ध्यान रखना, नव डार्विनवाद। ठीक है, उत्परिवर्तन के बारे में, प्राकृतवाद के सिद्धांत को। ठीक है, तो ये भी आप इसको पढ़ सकते हैं। नव डार्विनवाद किसने? डार्विन ने नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? चलिए इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। क्या है इसका आंसर? छिपकली। छिपकली में क्या नहीं पाए जाते? लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते, क्योंकि वो क्या करते हैं?
चलिए इसको हम यहाँ पढ़ेंगे। भाई छिपकली की अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। तो छिपकली के साथ साथ किसमें कुछ सरीसृप भी होते हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता। उनका लिंग निर्धारण किससे होता है? पर्यावरणीय ताप से। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, छिपकली के साथ साथ हमें किसका पता चला? सरीसृप, रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं, ठीक है, उसमें भी क्या नहीं होता? कुछ रेप्टाइल्स में क्या नहीं होता? लिंग निर्धारण, लिंग गुणसूत्र। वो किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर में। ठीक है, टेम्परेचर के अनुसार क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। जीव द्रव्य की उपस्थिति दोनों में पाई जाती है। कोशिका केंद्रक ये भी दोनों में पाया जाता है। केंद्रक किस में नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता किसमें? प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। और उसको क्या बोलते हैं? जो वो न्यूक्लियस के जैसा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? यहाँ जैसा कि बात कर रहे हैं जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, तो सभी को पता होना चाहिए किस प्रकार भिन्न है। कोशिका भित्ति के कारण। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित। अगर जंतु कोशिका में भी कोशिका भित्ति होती तो आदमी कैसा होता? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सा, सीधा खड़ा, लकड़ की तरह। ठीक है, तो पादप कोश जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लचीला। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आप इसका पढ़ सकते हैं डिटेल में। देखो, हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और हर किसी को इसका आंसर आना चाहिए। कौन सा भाग कहलाता है? कोशिका भित्ति? बिल्कुल भी नहीं। कोशिका भित्ति तो किसी में होती है, किसी में नहीं होती। संपूर्ण कोशिका? तो भाई संपूर्ण कोशिका को कैसे बोले? केंद्रक में पावर है? नहीं। तो पावर हाउस क्या है? जहाँ पर ऊर्जा एकत्रित होती है। और ऊर्जा कहाँ एकत्रित होती है? ऊर्जा एकत्रित होती है किसके रूप में? एटीपी के रूप में। और होती कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कितना एटीपी? 38 के रूप में भी होती है। जैसे कि हमारे को ये किससे मिलती है? रेस्पिरेशन से। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी। आंसर क्या हो गया इसका? बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगले प्रश्न की तरफ इसका डिटेल में पढ़ देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरी शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जीवाणु एवं नील हरी शैवाल को छोड़कर सभी में पाए जाते हैं। श्वसन की प्रत्येक जीवित कोशिका में कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में डिटेल में इसका क्या ले सकते हैं? आप स्क्रीनशॉट और इसको संभाल कर रख सकते हैं, उतार सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो बच्चों इसलिए बार बार उच्चारण होता है क्योंकि आपको पता ही है हम ट्यूशन्स में बच्चों को ही पढ़ाते थे, तो फिर ऐसा स्वभाव हो चुका है। 11th-12th का भी पढ़ाता हूँ, तो ये सब कुछ अब नया नया है मेरे लिए प्लेटफॉर्म। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बच्चे ही है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी बनी होती है? प्रोटीन से, या फिर कार्बोहाइड्रेट से, या फिर लिपिड से, या फिर ए तथा सी, मतलब प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। चलिए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे चले गया है। जैव कोशिका का पावर हाउस ये होगी। चलिए, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है,
तो ये क्या है, कोशिका झिल्ली के बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा, मध्य का परत किसके द्वारा, लिपिड के द्वारा बना होता है। ये आप ध्यान रखना, रॉबर्टसन के द्वारा, इसके द्वारा, रॉबर्टसन के द्वारा। चलिए, तो इसका आंसर हमने शायद नहीं लगाया था, ऊपर नीचे हो गया था, तो इसका आंसर क्या है, प्रोटीन और लिपिड से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की 2 परतें, जिसके बीच कुछ में प्रोटीन होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, थोड़ा सा PDF ऊपर नीचे जा रहा है, कोशिश करेंगे हम इसको समझाने की। अगला प्रश्न ये रहा, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रोटीन संश्लेषण में किसकी भूमिका सबसे अधिक है। भाई सीधी सी बात है, प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है तो किसकी भूमिका होगी, प्रोटीन मतलब राइबोसोम, और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्य जालिका। लाइसोसोम का इसमें कोई काम नहीं है, सेंट्रोसोम का भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या, ऊर्जा के लिए होता है, ऊर्जा बनती है। लाइसोसोम क्या, आत्मघाती थैली बोलते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, तो इसमें क्या बचा, अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम। हमेशा राइबोसोम, प्रोटीन जहाँ आता है सीधा सा उसका संबंध किससे होगा, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, उसका संबंध होगा राइबोसोम से। चलिए, इसका हम डिटेल में पढ़ जाते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक होती है। एक अंतःद्रव्य जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अगला, आज स्लाइड काफ़ी हिल रही है, ये हो चुका है राइबोसोम वाला। चलिए, अगला है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो इसका सीधा सा आंसर है तिल्ली। ठीक है, यकृत में भी नहीं बनती, अग्नाशय में भी नहीं बनती, दीर्घस्थि में भी नहीं बनती है। लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। लसिका कोशिकाएं क्या है, लिम्फोसाइट्स श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों, तिल्लियों, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। तो इसके साथ साथ, तिल्ली के साथ साथ कहाँ कहाँ द्वारा इसका निर्माण होता है, थाइमस ग्रंथि हो गया। ठीक है, और साथ में क्या है, लसिका ग्रंथियों द्वारा। ठीक है, और अस्थि मज्जा द्वारा। और क्या है, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के 2 प्रकार है, जो कि किसके लिए सहायक होते हैं, प्रतिरोधक क्षमता के लिए। कौन, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट किसके लिए सहायक है, प्रतिरोधक क्षमता के लिए। चलिए, अगला प्रश्न, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, जो प्रोग्राम सेल डेथ है और सेलुलर मॉलिक्यूलर कंट्रोल। चलिए, इसका आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ए। इसका हम डिटेल में पढ़ देते हैं। जो प्रोग्राम सेल डेथ है, कोशिका और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रतिविकास, इनवैल्यूशन के समय होता है। ये कब होता है, भ्रूणीय विकास तथा प्रतिविकास, जब अंगों का भ्रूणीय विकास हो रहा होता है उस टाइम को क्या बोलते हैं आप, एपोप्टोसिस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, तो ये ध्यान रखना हमेशा, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, कौन सी साइकिल है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इसमें एटीपी सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। डिटेल में पढ़ सकते हैं। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, क्रेब्स साइकिल है। यो
चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। हाँ, ये ध्यान रखना। और इस चक्र की खोज किसने की थी? हैंस क्रेब 1937 में की थी, इसीलिए उसको क्रेब साइकिल बोलते हैं। ठीक है। 38 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान। ठीक है, चलिए अगले की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की पीडीएफ हो चुकी है समाप्त। आपको अगर आ चुका है पसंद तो आप करिए लाइक और साथ में दे दीजिए कमेंट। सुझाव ज़रूर दें। नया चैनल है, आप लाइक कमेंट, और अगर आपको अच्छा लगता है, आपने लाइक किया है, तो उसको शेयर भी कर दीजिए। साथ में शेयर कर दीजिए। और जितने भी लैब असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, मेरे दोस्त लोग, या हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस इसमें क्या है, जो हॉर्टिकल्चर में है उसमें डिटेल्स में है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, बीएससी लेवल का है, और लैब असिस्टेंट के लिए 12th स्टैंडर्ड का है। तो अभी मेरे पास यहाँ बायोलॉजी चल रही है। अगर कोई साइंस से मैथ के स्टूडेंट है, या कुछ को फिजिक्स पढ़नी है, या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है, तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी को फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासें भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसलिए आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इसी तरह प्रोत्साहित कीजिए, जिससे कि मैं अच्छा सा अच्छा मैटर आपको बता दूं। और मुझे ज़रूर आप बताना कि ये वाली कैसी रही वीडियो। इसमें जो मैंने ये डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इससे क्या होता है, इससे आपको ऑप्शन में कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। मैंने डाउट को सारा क्लियर करवा दिया है। तो ये पीडीएफ आती है, हमारे साथी पीडीएफ बनाते हैं, मित्र है हमारे, और वो हमें भेज के हम इसके बारे में पढ़कर अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उन्हें पीडीएफ के लिए देते हैं। फिर वहाँ से पीडीएफ बना के आती है, क्योंकि हमारा हिंदी टाइपिंग थोड़ा अच्छा नहीं है। तो जब उसके बाद पीडीएफ आ जाती है, तो ये पीडीएफ आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। और इसका अभी फ़िलहाल समय नहीं है, आपको कुछ दिनों में एक फिक्स समय में, जैसे सुबह 10 बजे या शाम को भी 10 बजे और दिन को 1 या 2 बजे के बीच तीनों क्लासें अलग अलग अपडेट की जाएगी। और आप सब्सक्राइब करते हैं, खूब व्यूज़ बढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटिव होता है। तो पढ़ाई से रिलेटिव मेरे को कई लोगों ने बोला छोटी वीडियो बनाओ, तो मुझे क्या लगा, जिसको पढ़ना है उसको वीडियो छोटी बड़ी से क्या मतलब है, उसे तो भाई पढ़ना है। जो पढ़ाई करता है उसे वो पढ़ाई करे, उसे वीडियो छोटी क्या, जितना ज़्यादा मैटर होगा, जितना अच्छे से समझाया जाएगा, टाइम तो लगेगा भाई समझाने में, तो जितना अच्छे से समझाया जाएगा तो वो बच्चा उतना ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, कैच करेगा। तो इसलिए मैंने टाइम की परवाह अब नहीं की है। मैंने क्वेश्चन को डायरेक्ट की जगह इस तरह से समझाने की कोशिश की है। डाउटफुल होगा नीचे मैं उसको डिटेल्स में भी आपको बता रहा हूँ। अगर ये आपको तरीका पसंद आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।